हेलो स्टूडेंट, हम 10th क्लास की पॉलिटिकल का आपका 3rd चैप्टर है, हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। उससे पहले हमने कुछ घटनाओं के विषय में बात की थी, जैसे उत्तरी आयरलैंड थे, उनके अंदर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक रहे हैं। उस तरह की जो बातें हमने देखी, और यहाँ हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में आप देख रहे हो नो ब्लैक, नो डॉग्स, नो आयरिश, नो रशियन, नो प्रोड्यूस और नो बिजोट्री के विषय में बात की गई है। लंदन या बेफ्लास्ट के विषय में नीचे क्या लिखता है कि उत्तरी आयरलैंड के कुछ स्थानों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों में समुदाय दीवार के माध्यम से बटे हैं। इन दीवारों पर अक्सर कुछ ना कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि आयरिश रिपब्लिक आर्मी और ब्रिटेन की सरकार के बीच 2005 में एक समझौता हुआ था, और यहाँ की दीवार लेखन सामाजिक तनाव के बारे में क्या बताता है। मतलब ये समझौते हैं, उन समझौतों के दौरान जो क्या है ये सब कुछ निर्णय लिया गया था। तो कब समझौता होता है? 2005 में। शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आयरिश रिपब्लिक आर्मी और ब्रिटिश सरकार के बीच समझौता है, वो कब होता है? 2005 में जो समझौता होता है। शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है ये बिल्कुल। इसमें हम फिर बात करते हैं 3 जो आयाम दिए गए हैं, ये भी कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट है 6 नंबर के लिए। जहाँ बात करें सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता था। 3 चीज़ों पर। पहली कहता है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति, पहली बात है अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं, अगर हम खुद को दूसरों से यूनिक मानते हैं कि हम उनसे अलग हैं, तो हम तालमेल नहीं बना सकते उनके साथ। तालमेल बनाना मुश्किल हो जाएगा। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक तौर पर देखते रहेंगे, तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। मतलब कहना क्या चाहता है? यहाँ कहना चाहता है कि लोगों में अपने देश के प्रति भावना आए, धर्म के प्रति नहीं, कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, दकड़ा फलाना जो भी है वो नहीं। ये हो कि हम जैसे हमारे अंदर होती है कि हम भारतीय हैं, वैसे ही जो क्या है उत्तरी आयरलैंड के लोगों के अंदर क्या हो कि वो आयरलैंड के निवासी हैं। तभी उनके अंदर से जो क्या है ये सब दूर हो सकता है, मनमुटाव वो दूर हो सकते हैं। अगर लोग खुद को बहुराष्ट्रीय पहचान के प्रति सचेत और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा सहयोगी मानते हैं, तो समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं, क्योंकि वहाँ समस्या नहीं हो पाई। भले ही वो डच और जर्मन भाषा बोलते हों, डच है, फ्रेंच है, जर्मन भाषा बोलते थे वो लोग, नज़रिए में उन्हें साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया अपनाते हैं। वो खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर उनका कोई राज्य आता है, फिर कोई भाषा है, कोई क्षेत्र है, फिर धर्म है, या फिर उनके सामाजिक समुदाय, फिर इसके अंदर आते हैं। ये पहली आपकी बातें यहाँ कंप्लीट हो जाती है। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। अब ये हमारे देश के अंदर भी है कि कोई दल है वो हिंदुओं को पक्ष कर रहा है, कोई दल है वो मुसलमानों को पक्ष कर रहा है। जब उनकी पार्टी आती है तो उनके फेवर के लिए काम करते हैं, उनकी पार्टी आती है तो उनके फेवर के लिए काम करते हैं। तो कुछ गलत होता है तो उन्हें वो सहन नहीं होता है। मतलब क्या है, यहाँ धर्म के आधार पर जो वो सब कुछ हमें देखने को मिलता है। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुँचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। मतलब किसी भी समुदाय को नुकसान ना पहुँचे, अगर ऐसी मांगें मानने की बात आती है तो आसानी से वो मानी जा सकती हैं। लेकिन श्रीलंका में हमें विपरीत देखने को मिला है, क्योंकि तमिलों की मांग को अस्वीकार किया गया था, सीलियों को माना गया था। यूगोस्लाविया में भी विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपनी जातीय समूह की तरफ से ऐसी मांगें रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के अंदर पूरा करना संभव नहीं था। इस वजह से यूगोस्लाविया के टुकड़े हो गए, विभाजन हो गया। ये दूसरी बात यहाँ रख रहा है। तीसरी बात आपकी आती है इसमें कि सरकार का रुख क्या है, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। समुदाय तो अपनी मांग रखेंगे, अब वो किन मांगों को स्वीकार करती है, किन्हें अस्वीकार करती है। हमें बेल्जियम, श्रीलंका के उदाहरण देखें। अगर सत्ता में साझेदारी करने को तैयार है तो अल्पसंख्यक समुदाय उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन है वो मुल्क के लिए खतरा पैदा नहीं होता। तो यहाँ क्या कहना चाहता है कि मांग रखी गई तो उस पर गौर किया जाए कि वो मांग सही है या नहीं है। अगर वो मांगे सही नहीं है तो उन्हें स्वीकार ना किया जाए।
मतलब सत्ता की साझेदारी है, सत्ता की हिस्सेदारी है, सभी लोगों को, सभी समुदायों को या धर्मों को जो क्या है बराबर दी जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो नुकसानदेह रहेगा। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश हमेशा देश को विभाजन की ओर ले जाती है। तो ये यहाँ तीसरी बात है आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाती है, ये बात यहाँ कहना चाहता है। इसी तरह सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है कि समाज के अंदर विभाजन है तो अभिव्यक्त होना ज़रूरी है, हमें उसको खतरा नहीं मानना चाहिए। और एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है, इसमें भी छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर बड़ी ज़रूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम करते हैं। अगर विभाजन है तो राजनीति के अंदर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हैं। वो बातें यहाँ हैं जिनके ज़रिए आपको समझाना चाहता है। इस तरह हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ जो हमने 3 परिणाम देखे, पहला क्वेश्चन वही है। फिर उससे पहले हमने पढ़ा था सामाजिक अंतर कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, वो हमने देखा। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, हमने राजनीति को प्रभावित करने वाली बातें देखी। तो इसमें हमारे जो पहले 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर ये 3 ही प्रमुख हैं। लेकिन एक बात और आ जाती है बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर के। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1863 में भाषण में निश्चित अंश उसके दिए गए हैं। मैक्सिको में जो ओलंपिक गेम की घटना से संबंध में देखते हैं यहाँ पे, तो उसने कहा था कि 1963 में उसने अपना भाषण दिया है। वो बातें यहाँ हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट सिर्फ ये है इसमें कि मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहाँ चमड़ी रंग के आधार पर नहीं बल्कि चरित्र के अलग गुणों के आधार पर रखा जाएगा। स्वतंत्रता के उसकी असली रूप में आने दीजिए। तो यहाँ सिर्फ अमेरिका के विषय में बात की गई है। वो बातें यहाँ सभ्यता के दौर पर जो बांटे गए थे, यहूदी गैर यहूदी, जो इस तरह से कैथोलिक प्रोटेस्टेंट जो रखे गए हैं, वो धर्म और के आधार पे नहीं तो उसकी योग्यता के आधार पर उन्हें जाना जाएगा। ये बातें यहाँ रही हैं। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद तब तक।